तो कैसा है बच्चा? अच्छा बच्चे, आप लोगों को पता है कि जो जो टॉपिक ओमिटेड हो गया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वो वापस से ऐड ऑन हो गया है। तो आपको इस बार जो आपके जो एग्जाम होंगे 2023-24, उसमें वो टॉपिक भी आएगा। डू यू नो दैट? हे झलक, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून सौरभ, गुड आफ्टरनून झलक। कैसा है बच्चा? तो यू नीड टू स्ट्रेस ऑन दैट थिंग बच्चे, ठीक है? कि जो ओमिटेड पार्ट था पिछले 2-3 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, द सीबीएसई ने अपने पोर्टल से, अपने सिलेबस से उसको ओमिट कर दिया था उन चैप्टर्स को। तो अब इस बार जो सेशंस हैं, जो इस एग्जाम होंगे अभी 23-24 के, तो उसमें वो चैप्टर्स पूछे जाएंगे। फाइन। तो हमारा जो सिलेबस है, एज पर माय रिकॉर्ड, वो हो चुका है। और जो चैप्टर्स ओमिटेड थे, उन्हीं में से एक चैप्टर है, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, जो कि आज हम करने वाले हैं। ठीक है? एनी कंसर्न अबाउट इट? नो? किसी बच्चे को कुछ पूछना नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, झलक, बोलो। लास्ट क्लास में आपके कुछ टॉपिक थे, है ना? हाँ, कौन सी लाइन थी, जरा उसको मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो। शेयर करो, कौन सी लाइन थी बेटा? Come on, share that line with me so that I can tell you about it and explain accordingly. And then later on, हम आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे बच्चा, that is strategies for the enhancement in the food production. Fine. The moment झलक अपने डाउट पूछ रही है, let me tell you about the chapter. The chapter basically हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है या हो रहा है, और आने वाले समय में जो इसका असर पड़ेंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे सिविलाइजेशन पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज अबाउट 3 चीज़ें जो ह्यूमंस को चाहिए होती हैं। दैट इज अबाउट रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले फूड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? तो जो फूड का रिक्वायरमेंट होता है, तो फूड के रिक्वायरमेंट के कारण हमारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स। सो दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, कि उसके और कौन कौन से अल्टरनेटिव्स की हम बात करें, ताकि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो मिल सके। ठीक है? झलक, एक्चुअली आई डू हैव द सॉफ्ट कॉपीज, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है बेटा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पेज नंबर 194 कौन सा होगा। सो कैन यू जस्ट डू शेयर द चैप्टर नेम, और सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद यू अकॉर्डिंगली। ठीक है? हाँ जी। और कौन सी लाइन सी, है ना? तो डू शेयर दैट थिंग टू मी, द नेम ऑफ द चैप्टर, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू एक्सप्लेन द कंटेंट एज वेल, क्योंकि राइट अवे आई डोंट हैव एनी हार्ड कॉपी ऑफ द सेम। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं बेटा झलक, एक हमारे पास एप्लीकेशन है, एक हमारे पास प्रिंसिपल है, फिर, है ना? सो दैट्स बेटर कि उसका अगर स्क्रीनशॉट हो, या उस कंटेंट की जो लाइन हो, वो आप इधर टाइप आउट करके मुझे शो कर दें। हाँ, तो उसका मुझे लाइन सेगमेंट बताइए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन झलक, है ना? आप बच्चे लोग अपना कैमरा भी चालू नहीं करते हो, कि एटलीस्ट कैमरे में चालू करके वो चीज आप मुझे दिखा सको, तो मैं आपको हेल्प कर सकूं। हाँ, हम पता नहीं कहाँ पे इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें सब कैमरा वगैरह सब बंद करके अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है हमने। वी डोंट इवन हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। सर, आपने जो चैप्टर कंप्लीट कराया है, जो अभी हमने फिनिश किया है लेटेस्ट वाला, गिव मी द कंप्लीट सेंटेंस, गिव मी द कंप्लीट सेंटेंस। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज, नीड टू कम्युनिकेट विद दैट, है ना? तो उस बस पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर का जो पेज है वो बताओ मुझे, और कौन सी लाइन है, एक पूरा पैराग्राफ है या कोई पर्टिकुलर लाइन है उसमें? फाइन। और अगर आपको अभी इसको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी झलक, कल आपकी जो क्लास नहीं होगी उस बीच में, आई विल गिव यू द कॉल माई सेल्फ,
और उस समय आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं आपको आई विल गिव यू द कॉल अबाउट इन बिटवीन 2 to 3, ठीक है झलक, चलेगा। मैं अपने शेड्यूल में मेंशन कर दे रहा हूँ, इन बिटवीन 2 to 3 आई विल गिव यू द कॉल, and on the basis of most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of organism। बच्चे इस लाइन का ये मतलब हुआ कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ये डीएनए होते हैं, कौन से डीएनए, दैट पीस ऑफ डीएनए विच एक्चुअली, देखो तुम लोग ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उधर मेरी काऊ ने देखना बंद कर दिया। नाउ शी स्टार्टेड टू रोमिंग एंड मूविंग हियर कि व्हाट एक्चुअली अवधेश सर इज टेलिंग टू द झलक। Okay, so basically most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself। ये जो बच्चे, हम जो डीएनए को, जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है जिसको कि हम प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता, ठीक है। और जब वो रेप्लिकेट नहीं होगा तो वो क्या होगा, प्रोगेनी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये रहता है कि नेचुरली उतना अभी एक्टिव नहीं हो पाता। दैट वाज द मेन कंसर्न। ऐसा इसलिए होता है बेटा, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ। आप अगर कोई प्लांट को कैरी करते हो या कोई प्लांट को आप अगर लगाते हो, कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम रोज प्लांट की बात करते हैं, ज्यादातर जो फ्लावर लवर्स होते हैं, जिनको पौधा रोपण करना अच्छा लगता है, जिन लोगों को नर्सरी मेंटेन करना अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, वो कई तरह के वैरायटीज ऑफ प्लांट की ब्रीड को ग्रो कराते हैं। तो उनको तो वो चीज आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप और हम, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड के घर गए और हमको वहां पे एक पर्टिकुलर रोज, लाइक ग्रीन रोज, पर्पल रोज अच्छा लगा, हमने एक कलम ले ली और वो कलम हमने क्या किया, अपने घर पे आके लगा दिया। हमने घर पे आके लगा दिया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मिट्टी को हमने प्रॉपरली मैन्योर कर दिया, प्रॉपर तैयार कर दिया ताकि वो कलम लग जाए। लेकिन हम तो नौसिखिया हैं, हमें नहीं पता। तो हमने बस गए, सिंपल से उसको कुदाली मारी एंड उस पर्टिकुलर कलम को लगा दिया एंड हमने पानी दे दिया। इसके आगे हमें नहीं पता कि उसकी और कैसे ध्यान देने की जरूरत है। सो बेसिकली यहाँ पे चीजें इसलिए होती हैं, क्यों? क्योंकि जैसे आपको ये भी पता होगा कि जब कभी भी कोई डोनर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को हम किसी पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, तो वो जो बॉडी होती है वो उसको रेजिस्ट कर देती है। क्योंकि उस जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं पेशेंट के, जो सेल्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जो प्लाज्मा होता है, उनको ये पता होता है, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रहती है कि उनको ये पता होता है कि इस बॉडी का ऑर्गन कौन सा है और दूसरी बॉडी का ऑर्गन कौन सा है। तो वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन का, वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो समहाउ इस तरह का जो जेनेटिक नेचर होता है, दैट विल ऑल्सो हेल्प इट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया बैक्टीरियल सेल में, इट इज नॉट श्योर कि 110% हमको उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल पाते, कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, दैट इज द थिंग वी आर लर्निंग, दैट इज द थिंग वी आर स्टडिंग। आया समझ में झलक? इज दैट का कंसर्न? आगे बढ़े क्यों बच्चे? यही कारण होता है जिसके कारण कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीजें नहीं भी सक्सेसफुल होती हैं। तो जो रेट ऑफ सक्सेस रहता है इस तरह के, हाँ हाँ बोलो झलक, वट एवर द मोर कंसर्न। बच्चे आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं, यू आर बिल्कुल पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी, यू आर अबाउट टू वेलकम फॉर ऑल द क्वारीज रिगार्डिंग योर डाउट्स। लेकिन शर्त ये है कि आप उसको रिप्लाई करो ताकि एक 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सके। What is added to food item to grow the yeast in them? Sugar, carbohydrate, rich compound, है कि नहीं? इसके लिए बेसिकली आपको एक एक्टिविटी भी की होगी आपने, कि आपने अगर फ्लोर लिया है और उसमें आपको कुछ अमाउंट में शुगर भी लेना चाहिए, द कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली उसके प्रेजेंस के कारण जो यीस्ट का कॉम्पोजिशन होता है, यीस्ट का जो ग्रोथ होता है, यीस्ट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो बढ़ जाता है। दैट इज, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है C6, है ना? दैट वन। एनी मोर थिंग? बेकिंग सोडा ऑल्सो, बेकिंग सोडा आप लगा सकते हो, बट बेकिंग सोडा को या यू कैन यूज, यू कैन यूज
बट उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लोर का वो भी उसके अकॉर्डिंग, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा, तब वो चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको करने तो बैठोगे बट उसका जो रिजल्ट है वो उस हिसाब से नहीं मिलेगा। और कुछ बेटा? बेसिकली बेकिंग सोडा के जो एजेंट्स होते हैं ना, इट इज यूज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। तो इट्स बेटर कि आपको जो यीस्ट का जो ग्रोथ है वो कहाँ कराना है, कहाँ कराना है, किस लिए कराना है, झलक। अब जब यीस्ट हमारे फूड में एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तब इथेनॉल भी बनाता है, बिल्कुल सही बनाता है ना। तो वो तो फिर हार्मफुल हो जाना चाहिए हमारे लिए, क्यों होगा? इथेनॉल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल इज व्हाट? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है? माइनस ओ। हमारे पास जब वाटर टूटता है तो वो H प्लस और OH माइनस बनाता है। H प्लस दैट इज अ प्रोटोनियम आयन, और माइनस OH माइनस दैट इज हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाए, लेकिन हाँ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो क्वांटिटी है, अगर वो लिमिटेड फॉर्म में लिया जाता है तो दैट इज द डाइजेस्टिव ग्रुप को, हमारा जो डाइजेशन है उसको वो बूस्ट करता है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा फॉर्म में लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो क्या करता है वो अल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो रेट ऑफ डाइजेशन है वो डिमिनिश होता है, और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपना काम लगभग धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। और कुछ झलक? ठीक है। हाँ, देखो बेटा क्या होता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज जो हमने कई बार हमारे एंसेस्टर से ही हमने सीखा है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग नॉट गोना टू गुड फॉर द हेल्थ और फॉर अस, है ना। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की जो अधिकता होती है वो बच्चों हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। और अगर उसी चीज को, बेसिकली जो अल्कोहल है, राइट, और ये जो बेवरेज लेने का जो कल्चर आया है, ये यूरोपियन कंट्रीज से आया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है। तो उनको अपनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो डाइजेशन है, रेट ऑफ डाइजेशन है, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को प्रॉपर वार्म रखने के लिए वो वहाँ पे इस बेवरेज को एज अ टॉनिक यूज करते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन बाहर स्पेशली हम अपने आसपास देखें तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या फिर जो बेवरेजेस के एडिक्ट होते हैं वो इसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो दैट्स गोना टू कॉज द सोरियासिस, जो कि लीवर का फंक्शन है उसको प्रॉब्लम देता है, जो बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स हैं वहां पर भी ब्लिस्टर्स जनरेट कर देता है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट करता है। और आप लोग तो बच्चों, साइंस के बच्चे हो, तो आपको पता होता है कि किस तरीके से कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से एक्टिवेट होता है ना। तो समहाउ दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम किसी भी चीज को लिमिटेड फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उनकी क्वांटिटी को ज्यादा लेते हैं इन एन एक्सेसिव मैनर, तो दैट्स गोना टू कॉज डीजनरेशन। तो वो हमारे लिए सपोर्टिव ना होकर हमारे लिए जहर का काम करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े? क्यों भाई? गुड आफ्टरनून मयूरी। ठीक है। सो बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो 2023-2024 है, आई थिंक आपको पता भी होगा, उसमें जो रिड्यूस्ड सिलेबस था वो वापस से एड ऑन हो गया है। और आपको ये जो रिड्यूस्ड चैप्टर्स हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। कुछ कुछ स्टेट्स ने अपना जो फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल है वो डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस अबाउट इन द फर्स्ट वीक, आई गेस फर्स्ट वीक ऑफ February समवेयर। कुछ कुछ स्टेट्स की डेट्स रिलीज हो गई हैं एग्जाम डेट की, 12th की, 10th की। और सीबीएसई का भी एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो समहाउ हमारे पास मान के चलो बच्चे, समय बहुत कम है। सितंबर अबाउट टू एंड, आज सितंबर की 20 तारीख हो गई है, हार्डली 10 डेज आर लेफ्ट, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, है ना। हाँ, आपका सिलेबस हो चुका है, और दो चैप्टर्स बचे हैं। उन्हीं दो चैप्टर्स में जो सेकंड लास्ट चैप्टर है दैट इज दिस, जिसको कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा, इट इज अबाउट
स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशंस बढ़ने के साथ साथ हमें जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको हम कैसे फुलफिल करें। कैसे फुलफिल करें मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली जो मैनकाइंड है उनके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी इन द सेंस फूड। अब पूरा सिलेबस आएगा, हाँ बेटा अभी पूरा सिलेबस आएगा, अभी कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। फाइन, अब सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीजों को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, रोटी, कपड़ा एंड मकान, मतलब सबसे पहले हमारी जो फूड है, हमारा जो हंगर है, हमको उसको कंट्रोल में करना है। और उसका बाद उसका जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तब हम हमारी दूसरी जो लाइकिंग्स होती हैं, जो दूसरी एसेसरीज होती हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा उसी पर बेस्ड है कि आखिर हम और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें ताकि हम फूड के दूसरे दूसरे फॉर्म्स को, रिसोर्सेज को गेन कर सकें। तो हियर वी आर अबाउट टू बिगिन अवर टुडेज चैप्टर, और आज इस चैप्टर का लेक्चर 1 है। हियर वी गो। इस चैप्टर में बच्चे ये 4 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप सभी बच्चों को बहुत कुछ पता है, आप लोग बहुत जानते हो, है ना। लेकिन आप लोग को ध्यान क्या करना है बच्चे, आपको पता तो सब है, लेकिन जब आप लोग लिखने जाते हो, जब किसी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपका जो राइटिंग वाला पार्ट है उस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका वही प्रेजेंटेशन है जिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। कई बच्चे क्वेश्चन पेपर के साथ को देखते बराबर घबरा जाते हैं। वाई? क्यों घबराना भाई, जब हमने साल भर मेहनत करी है, वो क्वेश्चन पेपर कोई हवा थोड़ी है। हमें अगर कोई चीज आती है तो हम डेफिनेटली उसको बता पाएंगे। फाइन। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में हमको कवर करना है, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। यस। थर्ड हमारे पास है टू विच वी हैव टू स्टडी द सिंगल सेल प्रोटीन। बेटा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। एंड द फोर्थ वन इज द टिश्यू कल्चर। ये बच्चे 4 मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इन चैप्टर्स के अलावा भी, इन टॉपिक्स के अलावा भी इनके फर्दर बाइफर्केशन से टू विच वी हैव टू स्टडी, एंड वी शैल डू दैट। देखो बच्चा, we are going to do about this chapter. With the ever increasing population of the world, enhancements of the food production, it is a major necessity. जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से हमारे भोजन की जो प्रवृत्ति है, हमारे हमारे लिए जो फूड अवेलेबिलिटी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपस में एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा, सो दैट विल गोना टू कॉज सम डिस्ट्रक्शन। तो समहाउ यहाँ पे इस चीज को ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ जो फूड मटेरियल है वो भी अवेलेबल हो। अब बच्चे जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दे आर बेसिकली बीइंग अप्लाइड टू द एनिमल्स, लाइक एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स का रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स का ब्रीडिंग करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो है एनिमल्स की हमें उसको चाहिए होती है, तो उसके लिए व्हाट वी डू, एक्चुअली वी डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सम काइंड ऑफ रिसर्च, सम काइंड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग्स, है ना। और प्लांट ब्रीडिंग भी करवाते हैं, एज आई टोल्ड अबाउट द एग्जांपल कि हमें नहीं पता कि कौन सा प्लांट को हमें कैसे लगाना है, तो एक्सपर्ट्स ओनली नोज, सो दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। उसके अलावा कई ऐसे रोल्स हैं जो कि हम अगर ध्यान दें, कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तो हम फूड के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है बच्चों, हम लोग अभी खेतों पर ही डिपेंडेंट है, और खेतों में बेसिकली जो किसान है दिन रात की मेहनत करता है। उसके बाद कभी वेदर चेंज हो जाता है, कभी ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, एक्सेसिव रेन हो जाती है, नो रेन होती है, पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो उसके कारण जो उसकी फसल है वो चौपट हो जाती है। इन दैट केस अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, और कई बार जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो गोडाउन में रखे रखे खराब हो जाते हैं। तो दे आर सो मेनी थिंग्स, अगर एक प्रॉब्लम होता है तो 10 सॉल्यूशन भी होते हैं, और उसके बाद भी 50 अलग प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। और जो सेवरल न्यू टेक्निक्स हैं बेटा, वो भी इन्वॉल्व हुई हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है, एंड दे आर गोइंग टू प्ले अ पाइवोटल रोल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन, ताकि फूड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर हो सके। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो इसी पर ही डेडिकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। एनिमल हस्बेंड्री,
हमारा जो इस टॉपिक का जो पहला कंटेंट है बच्चा, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन में कि बचपन से कि मुर्गी पालन है ना, और जानवरों को रखना ताकि उनसे हमें दूध मिल सके, द मिल्चिंग एनिमल्स, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। उसके अलावा हनी बी, फिशरीज, जिससे कि हमें खाना जो है हमारा वेराइटी ऑफ फूड हमें मिल सके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है बेटा, दैट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में हमारे पास काऊ आ गया, बफेलो आ गया, शीप आ गया, वी हैव गोट इवन। सो इनको रेयर करना, इनको रेज करना, ताकि इनसे हमें प्रोडक्ट्स मिल सकें, और उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए वैल्यूबल होता है दैट इज द मिल्क। हमारे घर सुबह हमारे दिन की शुरुआत दूध से होती है, और हमारा दिन के जो हम सोने लगते हैं तो भी नाइट में भी ऑल्सो द पीपल यूज टू टेक द मिल्क, टी। अल्टीमेटली उसके लिए मिल्क जरूरी होता है ना। उसके अलावा जो फ्लैश होता है, एग होता है, बेसिकली दे आर ऑल्सो द एनिमल प्रोडक्ट्स, जो कि ह्यूमन और मैनकाइंड के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो उसके लिए भी एनिमल्स को ग्रो कराया जाता है। इट इज बीइंग वर्कड सो दैट अ बेटर क्वालिटी could be gained. As such, it is a vital skill for the farmers, and it is as much science as it is then art. Yes, this is one of the most important segment of the study. Animal husbandry बेटा deal with the care and the breeding of the livestock. Yes, इनकी ना सिर्फ इनका केयरिंग बल्कि इनकी ब्रीडिंग पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। कई बार कई ऐसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इनोक्यूलेट करते हैं, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, जिनसे से ज्यादा मिल्क मिल सके। सेकेंड थिंग, जो मिल्क देने की जो प्रोसेस होती है एनिमल्स की, वो नॉर्मली है जैसे कि ह्यूमंस में होती है, कि जब फीमेल बेबी को बेयर करते हैं, तब जो बेबी का जो टाइम होता है ना, लैक्टेशन पीरियड, पहला होता है गेस्टेशन पीरियड, जब वो बेबी जो है डिलीवरी होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है, देन होता है लैक्टेशन पीरियड, दैट इज अबाउट कि वो मदर के फीड पर डिपेंड करता है कि मम्मा उसको कितने समय तक दूध पिला रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन फिर उसका खाना पीना शुरू होता है। तो सम हाउ एनिमल्स का भी ये जो है लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसमें कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब वो लैक्टेशन पीरियड ज्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है, जब काफ उनके बेबीज बड़े होने लगते हैं, तो क्या होता है कि उनका भी धीरे धीरे दूध देने का जो टाइम होता है कम हो जाता है। इस बीच में कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी मेथड्स इंप्लीमेंट की जाती हैं, करवाई जाती हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह सकते हैं, या फिर रिपीट ओव्यूलेशन करा सकते हैं, जिसके कारण जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनका जो मिल्क देने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, वो बेसिकली वो सस्टेन रहे, रुके नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक काऊ या एक बफेलो ने दूध देना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो नेक्स्ट गेस्टेशन पीरियड तक वो दूध नहीं देगी, है ना। क्यों? उस बीच में क्या होगा? लॉस होगा। तो अर्निंग कहाँ से आएगी? अर्निंग के साथ साथ जो हमारे मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे होगी? या तो दूसरे एनिमल्स उसके अकॉर्डिंग मिल्क को प्रोड्यूस करें। तो दे आर सो मेनी टेक्निक्स आर बीइंग एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, टू विच वी हैव टू स्टडी अबाउट इट इन द सेम चैप्टर। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड, इट इंक्लूड्स अ पोल्ट्री फार्मिंग एंड द फिशरीज आल्सो, बिकॉज दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन एज वेल। जहां पर पोल्ट्रीज फार्मिंग्स में हम ब्रॉयलर्स, लेयर्स, इनको इनोकुलेट करते हैं, इनको प्रॉपर ग्रो कराते हैं, है ना। फिशरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिशरीज की रेयरिंग होती है, देखभाल करना, कैचिंग होता है, फिश कैचिंग होता है, सेलिंग होता है ना। मोलास्कस जैसे कि एंड द क्रस्टेशियस लाइक द प्रॉन्स एंड द क्रैब्स। सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स जैसे कि बी हैं, मधुमक्खी, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, camels have been used by the humans for the products like milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. अगर हम देखते हैं पिछले कई सालों में, since ancient time also, तो हम ये पाएंगे कि एनिमल का प्रोडक्ट जो है इंसान काफी समय से इस्तेमाल कर रहा है। आई गेस जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, इवन तब से तो चीज हो ही रही है। It is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and the China, और हमारा इंडिया तो सेकंड पोजीशन स्टैंड कर रहा है। However, it is surprising to know that the contribution to the world farm produce is only 25%. Yes, वर्ल्ड का जो फार्मिंग होता प्रोडक्शन है वो सिर्फ 25% है। दैट इज अ प्रोडक्टिव पर यूनिट इज वेरी लो। हम लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं भाई? सो हेंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल्स ब्रीडिंग, एनिमल्स की ब्रीडिंग को कैसे करवाना है, कैसे उनका केयर करना है, और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज को इसमें इन्वॉल्व करना है, सो दैट हमें बेहतर क्वालिटी और प्रोडक्ट मिल सके। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज बेस्ड ऑन। ये बेटा मैंने जो समझाया, समझ में आया आप लोगों को?
किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी या कोई कंसर्न तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बेटा एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के बेसिकली 4 मेजर पार्ट है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड द फार्म एनिमल्स। सेकंड होता है एनिमल की ब्रीडिंग। थर्ड होता है बी कीपिंग एंड चौथा होता है फिशरीज। और मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड द फार्म एनिमल्स को की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो फर्दर बाइफिकेशंस हैं। पहला है डेयरी फार्म मैनेजमेंट और दूसरा है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। एनिमल की ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके में भी 4 फर्दर सेगमेंट्स हैं। आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ देख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है। हम यहाँ पे सीखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के और भी कितने स्वरूप होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े क्यों भाई? ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड द फार्म एनिमल्स, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो विल फाइंड अबाउट अ प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच किस लिए? To what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production। हम बात करते हैं एक जनरल टच की और एक बात करते हैं प्रोफेशनल टच की। आज की डेट में अगर आप कहीं जाओगे तो आपको कई चीजें प्रोफेशनलिज्म को कैरी आउट करते हुए मिलेंगी। अगर हम पुराने अपने एंशियंट और कल्चर की बात करें या आपके पेरेंट्स के बचपन की बात करें तो उस समय जो चीजें होती थी दैट वाज सो ट्रेडिशनल, है ना। चीजें बहुत सीमित हुआ करती थी। दे वर वेरी लिमिटेड एंड द पीपल यूज्ड टू डू दोस थिंग्स फॉर देयर जनरल पर्पस एंड फुलफिल ऑफ देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ओनली। लेकिन बाद की अगर हम बात करते हैं दैट्स गोइंग टू मेक इन दिस वे कि अब वो चीज वैसी की वैसी नहीं है। अब यहाँ पे सभी चीजों का कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गया है, जिसके कारण चीजें अपना शेप डिफरेंट फॉर्म में ले रही हैं और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं दे आर आल्सो बीइंग वेरीड। तो आजकल चीजों में और प्रॉपर एग्जीक्यूशन में एक प्रोफेशनल टच आ गया है। अब लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड इन द वेरियस एनिमल फार्म सिस्टम। अब हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सब उसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज अबाउट द डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट बेसिकली क्या बेटा है? दिस इज द मैनेजमेंट, द डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। डेयरी फार्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द मिल्क फ्रॉम द मिल्चिंग एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, जिनसे कि मिल्क लिया जाता है। और उसको जो गेंड मिल्क है उससे हमें क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनसे और क्या क्या चीजें बनाते हैं। सो इट इज अबाउट दैट थिंग ओनली, ठीक है। हाँ, सो दूसरा अगर हम बात करते हैं, कैन यू लिस्ट आउट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डायरी? यस, फटाफट से आप लोग इसके लिए काम करेंगे, मुझे ये बताएंगे। एक लिस्ट बना के दीजिए फटाफट चैट बॉक्स पे। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है झलक? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, अभी आ रही है आवाज? नाउ इट इज ऑडिबल, क्लियर है? अभी आवाज आ रही है क्यों भाई? झलक, मयूरी, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? ठीक है, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। सो हाँ, मुझे फटाफट से बताओ कि लाइक किस तरह के एनिमल्स, हाँ जी, है ना। सो दे आर द एनिमल्स बेसिकली विच आर बीइंग reared and cared in the farms, in the dairy farms। बच्चे, what are the different kind of product that can be made with the milk from the dairy farm? हाँ, केमल भी यूज होता है। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं बच्चे जो कि डेयरी फार्म पर डिपेंड करते हैं? लाइक मिल्क तो है, मिल्क के साथ साथ पनीर, है ना, श्रीखंड, बटर मिल्क, चीज,
यस। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब। मिल्क, in dairy farm management we deal with the process and the system that actually increase yield and improve quality of the milk. आप बच्चे लोग स्कूल जाते हो, स्कूल का अपना एक सिस्टम है कि नहीं? स्कूल आप जाते हो, आपका प्रॉपर असेंबली होता है, असेंबली के बाद आपके अटेंडेंस होते हैं, है ना? आप लोग अपनी अपनी क्लासरूम में जाते हो और उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर आते हैं, वो अपनी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टीचर्स आते हैं, फिर थर्ड पीरियड होता है, फिर लंच होता होगा, फिर उसके बाद फोर्थ फाइव सिक्स पीरियड होता है, देन उसके बाद छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी कॉपीज चेकिंग होती है, कॉपीज चेकिंग होने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स होने के बाद आपको प्रमोशन दिया जाता है, फिर आप एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हो। इसी तरह का एक मैनेजमेंट होता है डेयरी फार्म में भी। क्यों होता है मैनेजमेंट? ताकि वहां पे जो एनिमल्स का रियरिंग एंड केयरिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर और सिस्टमैटिक ढंग से हो। ठीक है? अगर वहां पे उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट है, वो जो पर्पस है जिसके लिए पूरी टीम काम करती है, वो उनको नहीं मिल पाएगा। भाई एनिमल्स को लाना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसी से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब एनिमल्स को लाना तो उसको खिलाना भी है ताकि उसकी भूख जो पूरी होगी, यस, जो हंगर कंप्लीट होगा, उसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म काम करेगा। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म, है ना? अब अगर उसका न्यूट्रिशन हो रहा है, वो प्रोडक्ट अच्छे से दे रहा है, तो हमें उसके प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो मस्कीटोज वगैरह उसको बाइट कर लेंगे। मस्कीटोज नहीं होंगे तो बारिश का पानी होगा, बारिश का पानी नहीं होगा तो जहाँ वो बैठते हैं तो उनका जो पूप है उसके कारण फंगल इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, जिसके कारण उनको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और डिजीज हो सकती है, जिसके कारण वो जो प्रोडक्ट है, जो पर्पस है, जिस पर्पस से हम उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी रियरिंग कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, वो फुलफिल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कई ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्लस उस पे कुल कितना खपत हो रहा है, उनको खाने में जो दिया जा रहा है वो बेसिकली फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि उसमें कितना कंजम्पशन होगा, और नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, उसकी साफ सफाई के लिए, उनकी ध्यान रखने के लिए कितना स्टाफ की जरूरत है, उनका स्टाफ का पेमेंट होना है, और वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कि नहीं, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं। कई बार ये भी ध्यान दिया जाता है कि ये जो फार्म्स हैं बेटा वो मेन सिटी में ना हो, वो सिटी के बाहर हो। इसके 2 से 3 कारण है। पहला कारण तो ये रहता है कि सिटी में लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद कि एनिमल्स उनको मिले। आप लोग को अच्छा लगता है क्या? सुबह सुबह स्कूल के लिए जा रहे हो और बस के सामने एक गाय आकर खड़ी है और बस ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है ना? लेकिन हमें दूध तो चाहिए। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम गाय माता की सेवा कर लें, डर लगता है। अच्छा, और आइसक्रीम खाते समय डर नहीं लगता? वो आइसक्रीम तो बेसिकली उसी मिल्क से आती है ना, जो काऊ के मिल्क से निकलता है। बच्चे, दिस इज व्हाट अबाउट द लाइफ इज टू विच वी हैव टू मेंटेन एंड सस्टेन। डर क्यों लगने की बात है भाई? हाँ, डॉग से डर लगना चाहिए, जबकि डॉग को आप लोग अपने गोदी में लेके खिलाते हो, दांत से काट सकता है वो, और गाय क्या कर सकती है बेचारी? फाइन। सो दीज आर द आवर बेसिक्स हाइजीन टू विच वी हैव टू स्ट्रेस ऑन। अच्छा, सभी से डर लगता है तो डॉक्टर कैसे बनोगी? झलक, यू आर अबाउट टू बी द डॉक्टर, और मान लो नीट क्वालिफाई कर लिया, नीट क्वालिफाई करने के बाद आपने के पास कोई पेशेंट आया और पेशेंट बहुत सख्त बीमार है, तो उसको देख के डर जाओगे, फिर कैसे चलेगा काम? डरने की जरूरत ही क्या है बेटा? और डर शब्द है क्या? हाँ, क्या नहीं नहीं। हम जब आज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम लोग तो बड़े बड़े सपने देखते हैं कि अरे भाई मेरे साथ जब वो सीन हो जाएगा तब तो हम तब देख लेंगे। नहीं होता बच्चे, वो चीज वहीं की वहीं रहती है। और एक चीज और ध्यान रखो, लाइफ में जिस चीज से हम भागते हैं ना, हमें सारी जिंदगी हर मोड़ पे वही चीज मिलती है। ठीक है? अब वो आपका जो भी डर हो, चाहे आपका पढ़ाई का डर हो, चाहे आपका भैंस का डर हो, चाहे गाय का डर हो, चाहे लाइफ का डर हो, चाहे मम्मी का डर हो, चाहे पापा का डर हो, चाहे फ्रेंड का डर हो, चाहे प्रिंसिपल का डर हो, वट एवर द डर यू हैविंग एक्चुअली, आप जिस डर से भागते हो, आपके भागने से पहले यू टर्न पर वो डर आपके सामने खड़ा रहेगा एंड यू हैव टू फेस इट। वो डर तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि आप डरोगे, और जहां आपने बोला भाई आजा, आई एम रेडी टू फेस इट, वो डर यूं उड़न छू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ द लाइफ इज, दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, है ना? डरने की क्या बात है बच्चे? ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है, सब कुछ करो, अच्छे से एंजॉय करो, बट नेवर रिग्रेट कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नीड टू डू ओनली द गुड थिंग एंड द बेस्ट थिंग, जो मेन काइंड और हमारी सोसाइटी को पहले
अच्छे से सर्व कर सके। सो मिल्क ईड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड्स इन द फार्म। यस, फार्म में कौन सा एनिमल है, काऊ है, बफेलो है, क्योंकि हमारे पास उसका भी ऑप्शन रहता है कि हमें काऊ का जो मिल्क है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन जो बफेलो का मिल्क होता है दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, उससे फैट डिपॉजिट ज्यादा होता है ना। सो वट एवर द मिल्क इज देयर, हमको बहुत उसका जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, हमें वो चाहिए होता है। हर किसी को कम से कम दाम में अच्छे से अच्छी चीज चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। फिर so selection of the good breed having the high yielding potential combined with the resistance to disease is very important. न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा कौन से मिल्क की है, काऊ की है या बफेलो की है? बेटा, काऊ हो या बफेलो हो, जो जैसा खाएगा न्यूट्रिशन वैसा मिलेगा। वी कांट से दैट। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं डाइजेस्टिव वैल्यू की। गाय अगर बाहर घूम रही है और कचरा खा रही है, पन्नी खा रही है, तो उसके पास न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे आएगा झलक, है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि जो उसके ऑनर हैं, जो फार्म के ऑनर्स हैं, वो उसको किस तरह का सब्सटेंस खिला रहे हैं। अब आप प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाओगे, सिर्फ जंक फूड खाओगे, तो क्या आप में वो ताकत रहेगी? आप देखो, जितने भी जिम लवर्स होते हैं, जो जिम में जाते हैं, उनकी एक अलग ही डाइट होती है। डाइट मीन्स डाइट, सोना, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, उनका एक पर्टिकुलर कंटेंट रहता है कि हमें उतना अमाउंट खाना ही खाना है। तभी जाके वो मसल्स टोन्ड होती हैं, तभी जाके वो मसल फाइबर्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। क्यों भाई महेंद्र, क्यों भाई सौरभ एंड ऋषभ, है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग बच्चे टू विच वी हैव टू स्ट्रेस। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क की जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशन है, बेसिकली मिल्क मिल्क होता है, उसमें सिर्फ दो चीज नहीं होती, उसमें विटामिन सी नहीं होता है और विटामिन, और उसमें आयरन नहीं होता है। तो ये दो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, अदरवाइज वो अपने आप में कंप्लीट फूड है। बट अगर वो एक अनहेल्दी काऊ या बफेलो से लिया गया है, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जीरो होगी। लेकिन अगर वही मिल्क हमें एक हेल्दी काऊ या बफेलो से मिलता है, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? सो हमें इस तरह का ही एनिमल का सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि हमें कम से कम क्वांटिटी या कम से कम मेहनत के साथ बहुत ही बेटर वैल्यू प्राप्त हो। फॉर द yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after। और इसके लिए उस एनिमल का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, साफ सफाई से रखना चाहिए। शुड हैव एडिक्वेट वाटर, पर्याप्त पानी की जरूरत पूर्ति होनी चाहिए। एंड मेंटेन डिजीज फ्री, प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो, इन्फेक्शन ना हो, आसपास फंगल ग्रोथ ना हो, है ना। सो the feeding of the cattle should be carried out in the specific manner with a special emphasis on the quality and the quantity of the fodder। उनको खाने के लिए क्या दिया जा रहा है? कई बार ऐसा होता है कि जो स्पेशली एनिमल्स को ओन करते हैं, आप देखो खासकर गांव वगैरह में, इन द रिमोट एरियाज, इन द रूरल एरियाज, उनके घर में जो पड़ा रहता है वो जाके गाय को दे देते हैं या भैंस को दे देते हैं, या थोड़ी देर के लिए उनको घुमा के ले आते हैं, हरी घास वगैरह खिला देते हैं। अरे भाई, डॉक्टर जब हमको कहता है कि आप जो है 5 तरह की दालें खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, है ना, और फुल ऑन न्यूट्रिशंस लो, एक मुट्ठा जो है कम से कम आप जो है ड्राई फ्रूट्स लो, और सारे सीजनल फ्रूट्स खाओ। तो जब हमें खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस कर रहा है ताकि हमारी बॉडी में सारे बेसिक विटामिन एंड मिनरल्स फुलफिल हो, तो क्या उस एनिमल को जरूरत नहीं है? ऑब्वियसली है। अरे भाई, उस एनिमल का तो प्रोडक्ट हम लोग हमारे लिए यूज कर रहे हैं। डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर्स पहले कहते थे कि बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन आजकल डॉक्टर्स इसलिए एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि जो मिल्क है मार्केट में, जो अवेलेबल मिल्क है, वो दैट इज अडल्टेड है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। तो समहाउ वो बेसिकली इट इज नॉट गोना टू बी न्यूट्रिशनल फॉर द पर्पस, बट वो समहाउ गोना टू डी नेचुरेट फॉर अस। तो इसलिए डिपेंड करता है कि उस चीज का सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर जो एनिमल हस्बेंड्री है या उसमें जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देने की बात बहुत जरूरी है कि जो एनिमल है वहां पर उसकी डाइट कैसी है, ठीक है। एंड बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, इस सब के अलावा वहां पे साफ सफाई कितनी है? अगर साफ सफाई होगी तो वो एनिमल भी स्वस्थ होगा, और वो एनिमल स्वस्थ होगा तो खुश होगा, खुश रहेगा तो उसके अंदर के हैप्पी वाली हार्मोन्स निकलेंगे, और हैप्पी वाले हार्मोन्स जब निकलेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बहुत अच्छा ही होगा।
right? So they are of paramount importance while milking, storage and the transport of the milk and its product. और उसके बाद जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि प्रॉपर साफ सफाई से मिल्किंग करना, दूध को निकालना उनके थर्ड से, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना प्रॉपर पैकेज करके, ताकि कई बार ऐसा होता है कि जो काऊ के जो एनिमल्स के जो थर्ड के जो हेयर्स हैं वो उसमें फॉल हो जाते हैं, तो दैट्स गोइंग टू कॉज द केओस। आप बच्चे लोग, कई बच्चे लोगों को दूध के स्मेल से प्रॉब्लम होती है, इसलिए दूध नहीं पीते होगे क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है। फाइन। सो दिस इज नॉट व्हाट अबाउट अकॉर्डिंगली। तो हमें जो मिल्क मिलता है, आप देखना जो घर के आसपास गाय भैंस रखते हैं, अगर हम उनसे दूध लेते हैं तो उस दूध का जो टेक्सचर है वो अलग होता है, और जो मार्केट से हम जो पैकेट मिल्क लेते हैं उस दूध का जो टेक्सचर है वो अलग होता है। इजंट इट महेंद्र, सौरभ, ऋषभ? सही है ना बच्चा? ठीक है। अब बेटा डेयरी मैनेजमेंट के लिए ये सारे सेगमेंट्स होते हैं। पहली चीज तो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। उस एनिमल को प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए, उस एनिमल को प्रॉपर वाटर सप्लाई देना चाहिए। दूसरी चीज हो जाती है फॉराज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। थर्ड होता है हाउसिंग एंड द मैन्योर, एंड देन मिल्किंग हाइजीनिंग, है ना? पैकेट वाला मिल्क का कोई डिसएडवांटेज है क्या? पैकेट वाले मिल्क का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, क्योंकि पैकेट वाला जो मिल्क होता है उसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स का मिल्क जुड़ा रहता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, बेसिकली आजकल जो पैकेट वाले मिल्क आते हैं बेटा, उसमें एक सिटी से दूसरे सिटी, या ऐसा भी होता है कि अलग अलग गांव के लोग बाग, मान के चलो किसी के घर से 5 या 10 लीटर दूध निकल रहा है, और वो जाके पर्टिकुलर डेयरी फार्म हाउस पे जाके वो दूध बेच कर आ जाते हैं। और मान के चलो अगर एक गांव में 50 या 60 घर हैं और हर घर से कम 5 से 10 लीटर भी आ रहा है, तो इस तरह से वेराइटीज हो गई हैं। और वेराइटीज हो जाती हैं तो दूध की जो क्वालिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आता है। क्योंकि क्या होता है, अगर माल न्यूट्रिशन एनिमल्स का दूध रहता है तो दैट्स गोइंग टू कॉज सम प्रॉब्लम। लेकिन इतनी क्वांटिटी में जो मिल्क होता है उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से ओवरलैप हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग होती है बेटा वो बहुत सही होती है। और बेसिकली हमारे गवर्नमेंट ने कुछ लैंडमार्क सेट किए हैं। देन व्हाई डू पीपल प्रेफर टू डायरेक्टली टेक फ्रॉम काउ और बफेलो ब्रीडर्स? बेटा उसके लिए रीजन ये होता है, पहले तो हमारी मेंटेलिटी। ठीक है, आज की डेट में कुछ बच्चे जैसे आप लोग हैं, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप लोग जो हो कि लाइक क्लासरूम में जब आप याद करो पहली बार आपको आपकी टीचर ने मना किया था कि बॉयज विल बी सिट सेपरेटली एंड द गर्ल्स विल सिट सेपरेटली। ठीक है, कैसा रहा होगा आपका एक्सपीरियंस कि अभी तक तो हमें मना नहीं किया, हमें आज क्यों मना किया है? सेकेंडरी थिंग, कई लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, रॉन्ग कम्युनिकेशन। थर्ड थिंग जो होता है कि उन्होंने शुरू से ही वो चीज देखी हुई है। अब आपके घर में आपकी मम्मी जिस तरह से एक्टिविटीज करती हैं, आप खाने के सामान को लेकर वैसे ही पर्टिकुलर होंगे और चूजी होंगे। आप दूसरों के घर की अच्छी चीज देखते होंगे, मम्मी को सिखाते होंगे, राइट? किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं झलक? ज्यादातर मम्मी की गलतियां निकालते हैं, या ज्यादातर मम्मी के काम को, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं? टेल मी, टू बी वेरी फ्रैंक। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमारी मम्मी अप्रिशिएट करते हैं। आर यू श्योर? ऐसा तो नहीं है कि मम्मी आपने खाना कैसे बनाया, ऐसे थोड़ी ना बनता है, अरे आपको तो नमक डालना, आपने कितना सारा नमक कर दिया। ग्रेवी देखो, मेरी फ्रेंड की सब्जी की ग्रेवी देखो, उसकी मम्मी कितना अच्छा ग्रेवी बनाती है। डू यू डू लाइक दैट? डोंट टेक इट पर्सनल, इट इज अ जनरल वे। हम बच्चे लोग क्या करते हैं, सभी लोग नहीं डांट पड़ेगी ऐसा बोलने पर। दैट वेरी गुड। बेचारे मम्मा एक तो सुबह से लेके शाम तक आपकी सर्विस में लगे रहते हैं, और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट देने की जगह यू गाइस गोना टू ट्रोल हर। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मेंटालिटी स्ट्रक्चर। बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। थर्ड थिंग जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने इस चीज को देखा है कि कैसे गांव में जब नंबर ऑफ एनिमल्स कम रहते हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो ये बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं बेटा, यहाँ पे कई बार लोगों का ऐसा मिथ होता है कि सिर्फ काऊ और बफेलो की जगह वो मिल्क की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं, या कोई दूसरे एनिमल्स का मिल्क भी ऐड कर देते हैं, जिसके कारण हमें जो मिल्क मिल रहा है वो बेसिकली प्योर नहीं मिलता। तो इसके लिए अगर जो ब्रांडेड कंपनी है, अगर हम उनको प्रिफर करते हैं,
तो दैट इज गोइंग टू वर्क। और उसके लिए एक बहुत अच्छा हिस्सा है कि हम जो है उन प्लांट्स की जाके विजिट करें अगर हमें जरा सा भी डाउट है। क्यों? क्योंकि हमें पता तो चलेगा कि इस प्लांट में यहाँ पर जो मिल्क का प्रोसेसिंग है वो कैसे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं और हम उसे खाने को देखकर, खाने की सर्विंग को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना? लेकिन वहीं कई बार हमें इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं कि होटल वगैरह में जो हमें खाना सर्व किया जाता है वो बेसिकली किसी कस्टमर का अगर छूटा हुआ खाना है, व्हाटएवर द लेफ्ट ओवर वाज देयर, उसको वो लोग प्रॉपर साफ करके निकालते हैं, देन फर्दर उसको डीप फ्राई करते हैं, देन सर्व करते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती। अगर हम बाहर कहीं खाना खा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, तो वी डोंट इवन नो अबाउट कि बाहर क्या हो रहा है। और अगर हमें उसको जानने की जरूरत है तो वी नीड टू गो फॉर द प्रॉपर विजिट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। वी कैन रिक्वेस्ट कि आप किसी होटल में जा रहे हैं खाने, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई आई वांट टू विजिट द किचन। देन ओनली आपको चीजें हो तो आपको सेटिस्फेक्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बाहर से हम कहीं घूम रहे हैं और स्ट्रीट फूड में हमको बहुत अच्छा ढोकले, पानी पूरी वगैरह या समोसे वगैरह दिख जाते हैं, तो चले यार 2 समोसे खा के आते हैं। तो हम उस समय ये भूल जाते हैं कि जो समोसे वाले की जो दुकान है, जो ठेला है, वो नाली के बगल में खड़ा है। खाना जब हमें बहुत तेज भूख हो जाती है, लग जाती है, उसके बाद हम उसको खाते हैं। खाने के बाद हमें ध्यान आता है, अरे यार वो तो गंदी जगह पे खड़ा था। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। कोई भी हमें भ्रमित कर देता है और उसके अकॉर्डिंग हम उनकी बातों के अकॉर्डिंग आ जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट जजिंग द थिंग। तो समहाउ जहां देखो बच्चे, 100 बात की एक बात है, जहां आपको बेस्ट लग रहा है, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर लोकल वेंडर्स हैं और वो लोकल बफेलो ब्रीडर्स हैं, अगर वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिल्क दे रहे हैं, रीजनेबल रेट पे दे रहे हैं, तो उस बेचारे की 4 पैसे की कमाई हो जाएगी और आपके घर में जो दूध है वो सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। उसके लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो पता चला रोज सुबह मम्मी बोलेंगी, झलक स्कूल जाने से पहले बेटा दूध का पैकेट लेके आ जाओ। ठीक है? सो दे आर द सर्टेन थिंग्स एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द नीड क्रिएशन। इसको कहते हैं कि हमें किस हिसाब से किस चीज की जरूरत है। आज की डेट में चीजें बहुत एडवांस है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। दैट विल सोलिली डिपेंड कि हमें उस चीज की जरूरत कब है, क्यों है, कैसी है और कितनी है। सो बच्चे, दीज आर द थिंग्स जो बेसिकली बहुत जरूरी होता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। और nowadays of course much of these processes have become mechanized, which reduces the chance of direct contact of the product with the handler. Yes, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है झलक कि ये सारी की सारी जो डिवाइसेस है मशीन्स के द्वारा होती हैं, तो वहां पे हैंड से हैंडलिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि जो मशीन यूज होती हैं वो प्रॉपरली क्लीन्ड हो। आप देखो कई बार हमें कई ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं जो हमें दिखते हैं कि चाय की केतली दी जा रही है, चाय हमेशा सर्व की जा रही है, लेकिन उसका जब ढक्कन, सर्विंग कैप, उसको खोल के देखा तो पता चला उसमें कि हाँ, थे ना? So, ensuring these stringent measures would of course require the regular inspection with the proper record keeping. बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रिकॉर्ड कीपिंग और इंस्पेक्शन। गवर्नमेंट की जो टीम होती है, अगर वो टाइम टू टाइम प्रॉपर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो लोकल फोक हैं, अगर उस चीज को लेकर हम अवेयर हैं, तो भी हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री का एग्जांपल देते हैं कि वहां पे कोई भी इंसान इधर उधर नहीं फेंक सकता खाने के सामान को, बिकॉज वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट है। दे आर नॉट इवन अलाउड टू विजिट द लू इफ योर शू आर डर्टी, अदरवाइज यू हैव टू पे द पेनाल्टी। बट हमारे यहाँ पे इट इज नॉट द सर्टेन थिंग्स, so somehow the it is about solely based on us, on each and every person कि वो चीजों को लेकर कितना अवेयर है, राइट? सो इट वुड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई। अब देखो ना, सर ने इतने बार बोला लेकिन किसी भी बच्चे ने, महेंद्र को छोड़ के किसी भी बच्चे ने बीच में कैमरा चालू नहीं किया, है ना? सो दिस शोज कि हाउ वी आर अवेयर अबाउट द कंसर्न टॉपिक, है ना? सो इट वुड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जब रिकॉर्ड कीपिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, तो हमें पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, कितनी है और उसका सॉल्यूशन कब होगा, कैसे होगा, कितनी जल्दी करना चाहिए और कौन करेगा। जो रेगुलर विजिट होती है बाय द वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। यस, इन जो एनिमल्स हैं, उनके जो फार्म ओनर्स हैं, उनको रेगुलरली बेस पर वेटनरी डॉक्टर्स को लेके आना चाहिए।
है ना। सो यू वुड प्रोबेबली, गुड जॉब खुशी खुशी को उसको मेरी बातों का असर पड़ा और इस बच्चे ने तुरंत अपना कैमरा खोल लिया। नहीं यार सर बहुत परेशान हो गया, अब तो चालू कर देते हैं, है ना। So you would probably find it interesting if you were to prepare the questionnaire on the diverse aspects of the dairy keeping and then follow up it up with a visit to a dairy farm. अरे वाह that's amazing, है ना, to visit the dairy farm in your locality and seek answers to the questions. तो इस तरह के जो भी सवाल आते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि हम विजिट जरूर करें। विजिट करने से ये फायदा होता है बेटा कि हमें वहाँ की जो क्या प्रोन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें पता चल जाती हैं और हम चीजों को लेकर अवेयर होते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन फ्रेज है ना हमारे यहाँ पे, लुक एट देयर, कौवा कान ले गया, है ना। हम ये टच नहीं करते कि सही में कोई कौवा आया और हमारा कान लेकर गया क्या। वी नेवर एवर थिंक अबाउट, हम हाँ सच्ची में ले गया और हम लोग हाइपर हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट अबाउट कि हाइपर होने से पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आया समझ में। अब इसी में हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है बच्चे, दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। वहां पे एनिमल्स, मिल्क गिविंग एनिमल्स के मैनेजमेंट की बात थी, वो बड़े एनिमल्स थे, लेकिन यहाँ पर छोटे एनिमल्स की बात हो रही है और ये इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ना। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, द बर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द फूड और फॉर देयर एग्स। यस, सो दे टिपिकली इंक्लूड चिकन, डक, समटाइम्स टर्की एंड द गीज। आप लोगों ने टर्की देखा है? क्यों भाई, खुशी, झलक, महेंद्र, ऋषभ, सौरभ, टर्की नहीं देखा? देखना, इनफैक्ट ऑनलाइन तो देखा होगा। यू मस्ट बी एबल टू बाइफरकेट कि कौन सा बर्ड कैसा होता है। The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in more general sense, it may refer to the meat of other birds too. क्या होता है आज की डेट में आपने I must use that word, कौवा बिरयानी। Have you heard that thing? It was a very famous movie. उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी was served to the people, है ना। Just because that was easy to available और chicken was so expensive, तो जो भी बर्ड मिला उसका फ्लैश लिया, उसका लेग पीस लिया और उसको बॉईल करके कस्टमर को खिला दिया। तो दिस इज व्हाट अबाउट, हाँ देखो कैसा मुंह बना रही है खुशी भाई। हाँ वही, दिस इज द थिंग कि कौन इंसान कौन से खाने पीने की चीज बेच रहा है, जो एफएमसीजी का कॉन्सेप्ट होता है, द फूड प्रोडक्ट्स वाली चीज होती हैं। आप ही लोग तो बच्चे हो जो चीजों को लेके अवेयर रहोगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अवेयर करोगे। उनको किस बिहाफ में अवेयर करोगे? फाइन, अगर हम किसी भी गलत चीज को अपोज करेंगे तभी तो चीजें स्टॉप होंगी, लेकिन हाँ अपोज करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा अपोज करता है बिल उसी का फटता है ना, वो खुद सफर करने लगता है, बिकॉज उसका जो डिसीजन होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो गलत होता है। कई बार उसके जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं वो बहुत गलत होते हैं, जिसके कारण उसका जो है डिसरिस्पेक्ट होती है चीजों को लेकर। तो बच्चे, डेयरी फार्मिंग की तरह यहाँ पर भी डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए और जो ब्रीड्स होती हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए। दैट विल बी मस्ट चूजन। प्रॉपर एंड सेफ फार्मिंग कंडीशंस होनी चाहिए, समय समय पर फ्यूमिगेशन होना चाहिए बच्चे, प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए, पानी की सप्लाई डेफिनेट होना चाहिए, है ना। इसके अलावा हाइजीन एंड हेल्थ। गुड जॉब महेंद्र, महेंद्र हैज आल्सो केप्ट ऑन द कैमरा। सो समहाउ द पोल्ट्री फार्म्स मैनेजमेंट गोइंग टू लीड अ लॉट ऑफ अटेंशन। अब इसके अलावा बच्चे, कुछ समय पहले आपने देखा होगा एंड केम टू नो अबाउट कि बर्ड फ्लू वायरस बहुत हो गए थे, है ना। क्यों हो जाते हैं? और अचानक से काउस में इनके इन्फेक्शन, बीच में काऊ के भी कई इन्फेक्शन हो गए थे, उनके माउथ पर वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? अल्टीमेटली, जैसे आप लोग ने देखा होगा, कई बार हम लोग, हमारे मुंह में भी छाले हो जाते हैं, हम बोलते हैं अरे वो मैंने उसके साथ खाना खा लिया था ना, उसका जूठा खाना खा लिया तो समहाउ मेरे मुंह में छाले हो गए। सो दीज आर द जनरल बेसिक हाइजीन। जब हमारे कारण हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो हमारे कारण एनिमल्स को नहीं हो सकती क्या? तो यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर, दैट इज आल्सो मस्ट डन। अब find out more about it, discuss whether the panic reactions was justified and how can we prevent the spread of the flu in case of some chicken and the infected। बहुत सारे इसके आंसर्स हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं कि हम इनको रोक कैसे सकते हैं फैलने से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनिमल ब्रीडिंग। बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए एनिमल ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर ब्रीड के एनिमल से मिल रहा है। जैसे आप लोगों के घर में आप लोग भी देखो, एवरीबडी वांट्स कि एक ब्रीडिंग वाला डॉग अपने घर में रखे, यस और नो? नोबडी वांट्स टू हैव अ स्ट्रीट डॉग। लेकिन क्या बात है कि हम पेट लवर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी हम खर्चा नहीं करना चाहते और उस पर्टिकुलर एनिमल से हमें एक अफेक्शन हो जाता है तो हम उसको रख लेते हैं। बट एवरीबडी वांट्स कि जर्मन शेफर्ड हो, लेब्राडोर हो, है ना, रोल वीगन हो, इस तरह से जितने भी अलग अलग ब्रीड वाले एनिमल्स डॉग हैं उनको रखा जाए। अब उनको रखा जाता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है भाई। अगर हम प्रॉपर नस्ल वाला इंसान रखेंगे, नस्ल वाला जानवर रखेंगे, तो उससे हमें वो क्वालिटी मिलेगी, वो क्वांटिटी मिलेगी। फाइन। जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट एज पर द एनिमल हस्बेंड्री, यस, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या है? उनसे हम फाइनेंशियली, कमर्शियली प्रोडक्ट्स को गेन कर सकें, उन प्रोडक्ट को बेचें तो हमें प्रॉफिट हो। Animals breeding aims at increasing the yield of animals and improving the desirable qualities of the produce. Yes, उनका पर्पस क्या है कि हमें वो क्वालिटी वाला एनिमल मिले और उससे जो प्रोडक्ट मिले वो बहुत अच्छा हो, है ना? So for what kind of characters would we breed animals? So we would the selection of characters differ from the choice of animals? Yes, depend होता है. And what do we understand by the term breed? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है. A group of animals that is related by the descent and similar in most characters like the general appearance, दिखता कैसे है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका साइज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, they are termed as per the breed. Find out the name of the some common breed of the cattle and the poultry in the form of your area. उसके लिए आपको थोड़ा सा विजिट करने की जरूरत है, जनरल अवेयरनेस की जरूरत है. जब ब्रीडिंग होती है एनिमल्स के बीच में इन बिटवीन द सेम ब्रीड, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग. बेटा ये टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना है. अगर सेम एनिमल्स के बीच में, ऑफ द सेम ब्रीडिंग एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग होती है, दैट इज टर्म एज इनब्रीडिंग. और अगर क्रॉसेस होता है इन बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड, दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग. ठीक है? इनब्रीडिंग, inbreeding refers to the mating of the more closely related individuals within the same breed for the 4 to 6 generations. एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ के बीच में इस तरह का जो मेटिंग होता है और उससे जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, दैट्स गोइंग टू कॉज इनब्रीडिंग. जो ब्रीडिंग होती है उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज अबाउट व्हाई सुपीरियर मेल्स विद रिस्पेक्ट टू द सुपीरियर फीमेल्स फॉर द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड, ताकि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, हमें, है ना? So the progeny obtained from such matings, they are evaluated in the superior males and the females among them are identified for the further mating. Ultimately तभी हमें quality products मिल पाएंगे. A superior female in the case of cattle is the cow or the buffalo that actually produces more milk per lactation. Per lactation मतलब जब उन्होंने एक बार बेबी को बर्थ दिया, डिलीवर किया, तो उन समय जो दूध देने की जो टेंडेंसी है वो कितना दे रही है? 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर. गाय की बात करते हैं झलक, तो काऊ का जो मिल्क होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है. बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, दैट इज वाई उसको अवॉइड किया जाता है, खासकर बच्चों के केस में, है ना? इसी तरीके से जो ब्रीडिंग कराई जाती है एनिमल्स की, उनको ये फोकस रखा जाता है कि वो जो नया बेबी बने, नया काऊ बने, नया काफ बने, आइदर ऑफ बफेलो और द काऊ, वो मिल्क ज्यादा दे. ठीक है? और उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट टेंडेंसी है, मतलब उसको कम से कम उसकी कोई बीमारी हो और उस पे देख रेख में ज्यादा समय की जरूरत ना पड़े. एम आई ऑडिबल नाउ? So on the other hand, a superior male is the bull, and which gives rise to the superior progeny as compared to those of the other males. Try to recollect the homozygous pure line developed by the Mendel. Mendel का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, हमें पता है ना? So similar strategies used to develop the pure line in the cattle. जैसे कि पी के केस में था, मेंडल ने टॉल पी लिया, राउंड पी लिया और उसको क्रॉस करवाया इन बिटवीन डार्क और रिंकल सीड वाले पी प्लांट में, और जो प्रोगेनी मिली तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल पी प्लांट थे, लेकिन जब सेकंड जनरेशन का साथ फर्स्ट जनरेशन का मेटिंग करवाया तो उसमें सारे के सारे मिक्स्ड प्रोगेनी थे. सो ये बेसिकली क्या होते हैं? दैट इज गोना टू बी कॉज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स, एलेल्स, जिसके कारण जो रिजल्ट्स बनते हैं प्रोगेनी के, दे अल्टर और वेरी. दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी. इनब्रीडिंग जो है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी.
सुपीरियर मतलब होता है बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, ठीक है, बेहतर क्वालिटी का। जैसे अभी मैंने मिल्क गिविंग एग्जांपल दिया, एक काऊ है जो कि 2.5 लीटर दूध दे रही है, वहीं एक दूसरी काऊ है जो कि 8 से 10 लीटर दूध दे रही है। जब वो एक बार अपने बेबी को डिलीवर करती है तो उसके जो लैक्टेशन टाइम है, जो पर डे उसका दूध देने की जो फ्रीक्वेंसी है, एक काऊ की है 2 से 2.5 लीटर की और दूसरे काऊ की है 8 से 10 लीटर की। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ? वो काऊ जो 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है। एक ऐसे तो हम 5 काऊ रखेंगे तब जाके हमें 10 लीटर मिलेगा, और यहाँ पे हमने उसी क्वालिटी की एक गाय रख ली तो हमें 10 लीटर मिल रहा है। और अगर 5 गाय रखेंगे तो 50 लीटर मिल जाएगा, उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर उस सुपीरियर ब्रीड ऑफ काऊ को यूज किया जाएगा फॉर टेकिंग द मिल्क, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिले दूध की और मेहनत भी कम करनी पड़े। सो बच्चे, इनब्रीडिंग जो है वो बेसिकली होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, मतलब सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। इनब्रीडिंग तभी जरूरी होता है इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन। अगर हमें एक जैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है एनिमल्स में, तभी हमें इनब्रीडिंग को सपोर्ट करना चाहिए। इनब्रीडिंग बेसिकली क्या बच्चे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, तो यू नीड टू स्ट्रेस ऑन दैट थिंग, है ना। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं नीट के प्रिपरेशन को लेकर, तो यहाँ पे हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद कि 54% जो है वो क्वेश्चन जो आते हैं वो 11 से आते हैं, और 46% जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12th के सिलेबस से आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नीट। अगर हम पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन को उठा के इवेल्युएट करें तो बच्चे जो भी पढ़ रहे हो सीरियस होके पढ़ो, क्योंकि 12th पढ़ रहे हो तो आपका 46% तो अपने आप तैयार हो जाना चाहिए फॉर दैट नीट। So, inbreeding जो exposes है harmful recessive genes that are eliminated by the selections. Yes, कई बार क्या होता है वो जेनेटिक टेक्सचर, जैसे कि हमने ह्यूमंस में पढ़ा था, है ना, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होना, हीमोफीलिया होना, जो कि बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो इस तरह की जो डिजीज होती हैं, जो जेनेटिक टेक्सचर्स होते हैं, उसको हम अल्टर भी कर सकते हैं। It also helps in the accumulation of superior gene and elimination of the less desirable genes. Therefore, this approach where there is a selection at each step increases the productivity of inbred population. तो हमें बहुत अच्छे products मिलते हैं। However, जो continued inbreeding, especially close interbreeding, usually reduces fertility and even productivity, and this is why it is termed as inbreeding depression. क्योंकि क्या होता है, by the time deterioration होता है, जो quality है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इनब्रीडिंग बेटा वो टाइप होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एनिमल जो है, हाँ, इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। मैंने वही तो बताया बेटा कि जैसे ह्यूमंस के साथ होता है कि अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है या हीमोफीलिया की बीमारी है, तो क्या होता है कि जिसमें फीमेल्स जो हैं वो कैरियर होते हैं और जो मेल्स होते हैं उनमें वो डिजीज शो होती है, वो रिसेसिव होते हैं। तो समहाउ अगर सेम प्रॉब्लम किसी इनब्रीडिंग या किसी पर्टिकुलर एनिमल में होती है, तो अगर हम डिफरेंट ब्रीड के साथ उनका क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो जो नया प्रोगेनी मिलता है, जो नया ऑफस्प्रिंग मिलता है, उसमें इस चीज की संभावना काफी हद तक रहती है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि वो चीज रिपेयर हो जाती है। और अलग अलग स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रीडिंग के हिसाब से हम देखें तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसके कारण इस तरह का जो रिसेसिव जीन होता है इट कुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है। So, however, continued inbreeding, especially close breeding, inbreeding usually reduces fertility and the even productivity. अगर हम inbreeding को continuation में लेते हैं तो रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाए, and this is called inbreeding depression. Depression मतलब क्वालिटी में कमी आना। And whenever this becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animals. और जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इस तरह के अंडर ब्रीडिंग वाले एनिमल्स का क्रॉसिंग ओवर हाई ब्रीडिंग वाले एनिमल्स के साथ कराना चाहिए, ताकि जो जीन सीक्वेंस है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके और हमें बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव एनिमल्स मिल सके। This usually helps to restore fertility and yield, जिसके कारण रिजल्ट ये होगा कि प्रॉपर फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा। इज दैट क्लियर?
आया समझ में बच्चा? किसी को अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास हम यहीं पे साइन आउट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आउटब्रीडिंग वाला टॉपिक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जेनेटिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये पूरा चैप्टर एक बार रीड करके आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बचे हैं, बाकी पूरा आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। तो एंड आई डू बिलीव कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करना शुरू कर दो, बिकॉज आई एम अबाउट टू बिहाइंड यू। मैं तो आपके पीछे पढ़ने वाला हूँ, है ना, फॉर द टेस्ट। टेस्ट क्यों? क्योंकि हमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हम जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे उतने अच्छे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट है तो फटाफट से पूछिए, अदरवाइज वी कैन साइन आउट फॉर द डे। साइन आउट करें? नो डाउट, नो क्वारी, नो कंसर्न। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जितना सर ने पढ़ाया है उतना पूरा पढ़कर आएंगे। फाइन, टेक केयर।